कक्षा 11 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, आज आपके इतिहास की पुस्तक के तीसरे अध्याय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वर्चुअल कक्षा के द्वारा आप पीछे के 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा अध्याय ले रहे हैं। इस अध्याय का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। तो इस अध्याय में हम एक ऐसे महान और विस्तृत साम्राज्य की बात करेंगे जो अतीत में 3 महाद्वीपों तक फैला था। आप जानते हैं विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और इन 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, सबसे विकसित यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ हम इन्हीं 3 महाद्वीपों की बात कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से यूरोप और अफ्रीका जो भूमध्य सागर से विभाजित हैं, इन दोनों के साथ साथ एशिया के भी कुछ हिस्से में इस साम्राज्य का विस्तार था। क्या आप जानते हैं कौन सा साम्राज्य था? जी हाँ, ये महान रोमन साम्राज्य था जो अतीत काल में 3 महाद्वीपों तक फैला था, यानी बेहद विस्तृत साम्राज्य था और बेहद विकसित साम्राज्य भी था, जिसकी चर्चा आज हम लोग इस तीसरे अध्याय में करने जा रहे हैं। मैंने कुछ बिंदु बना रखे हैं, इसी बिंदु के आधार पर हम लोग इस महान साम्राज्य की चर्चा करेंगे। बच्चों, आज का जो अधिकांश यूरोप आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ पश्चिमी एशिया का जो उपजाऊ अर्धचंद्राकार भूमि थी जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, और अफ्रीका का बड़ा उत्तरी हिस्सा जो सहारा मरुस्थल के उत्तर तक फैला हुआ था, यहां तक रोम का वैभवशाली साम्राज्य विस्तृत था, जिसे हम सुदृढ़ राजनीतिक ताकत के रूप में इतिहास में विशिष्ट स्थान देते हैं। तो ये इसका परिचय था। अब हम बात करेंगे कि इस महान और विस्तृत साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी कैसे प्राप्त होती है, यानी वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमको इस विस्तृत साम्राज्य के महान इतिहास का बोध होता है। तो आइए देखते हैं। अगर हम इस साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो हम पाते हैं कि 3 तरह के स्रोत हमको दिखाई देते हैं और इन्हीं 3 स्रोतों के विस्तृत माध्यम से हम इस महान ऐतिहासिक भूखंड के, इस महान ऐतिहासिक साम्राज्य के बारे में जान पाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस महान साम्राज्य को जानने के लिए जो स्रोत हैं उनमें पाठ्य सामग्री क्या थी। तो बच्चों, पाठ्य सामग्री एक विशाल भंडार था जो समकालीन लोगों द्वारा लिखित रूप से हमें प्राप्त होता है। इसमें एक तो वार्षिक डायरी के रूप में होता था जिसे हम वर्ष वृत्तांत कहते हैं। ये इतिहास का प्रमुख स्रोत था। साथ ही साथ उस काल में लिखे हुए पत्र, किसी विद्वान द्वारा दिया गया प्रवचन जिसको लिख लिया जाता था, और जो समय समय पर कानून आदि पारित होते थे, उसके लिखित प्रमाण हमारे समक्ष मौजूद हैं, जिसके आधार पर इस महान साम्राज्य के इतिहास का पता हमको चलता है। दूसरा हम देखेंगे दस्तावेजी प्रमाण। ये क्या है बच्चों? दस्तावेजी प्रमाण भी हमें लिखित रूप से प्राप्त होते हैं और ये हमें 2 रूपों में मिलते हैं। पहला, हमको वो अभिलेख हैं जो पत्थर की शिलाओं पर खोदे गए हैं, यानी कि उत्कीर्ण है, और ये बड़ी मात्रा में हमको यूनान और लातिनी में मिलते हैं, जिसके द्वारा हमको इस महान साम्राज्य के इतिहास का पता चलता है। और दूसरा, वो लिखित पांडुलिपियां हैं जो पाइपायरस नाम के पेड़ के द्वारा बने हुए कागज पर लिखे हुए मिलते हैं। बेटा, ये बताना चाहूंगा आपको मैं कि पाइपायरस एक प्रकार का पौधा था जो नील नदी के किनारे उगता था
और ये आज के भारत में पाए जाने वाले सरकंडे के पौधे जैसा था, मुलायम लकड़ी का। तो इसकी पत्ती और छालों से एक प्रकार का कागज बनाया जाता था और इस कागज पर बड़ी मात्रा में विद्वानों द्वारा तमाम ऐतिहासिक जो प्रमाण थे, तमाम इतिहास में घटने वाली जो घटनाएं थी, उनको लिखा जाता था। तो इस प्रकार बड़ी संख्या में, हम कह सकते हैं हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज मिले हैं। और इस कागज पर यह कार्य रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल था, यानी विद्यार्थियों से लेकर के लेखक के द्वारा इस पैपायरस के पौधे से बने हुए कागज पर तमाम दस्तावेज लिखे जाते थे, जो आज हमें प्रमाण के रूप में प्राप्त हैं, जिनके द्वारा इस महान रोमन साम्राज्य के इतिहास का हमको बोध होता है। और हम तीसरे प्रमाण की बात करें तो वो है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष वो है जो तत्कालीन जो साम्राज्य था उसके खंडहरों से और खुदाई से प्राप्त हुए हैं हमको। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तमाम उस समय की ध्वस्त और दबी हुई इमारतें हैं, स्मारक हैं, मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन हैं, पच्चीकारी के सामान हैं, साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे जो थोड़ी मात्रा में कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जो हमको एक भौतिक अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस काल के इतिहास का हमको पता चलता है। साथ ही साथ हवाई छायांकन के द्वारा भी हमको कुछ ऐसे भूदृश्य प्राप्त हुए हैं जिससे उस काल के इतिहास को समझने में हमको मदद मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीन दस्तावेज बड़ी मात्रा में हमको ऐसे ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध कराते हैं, जिससे इस महान और विस्तृत साम्राज्य के इतिहास के बारे में हमको समझने में अच्छी जानकारी पता चलती है। अब हम बात करेंगे इस साम्राज्य के विस्तार के बारे में। मैंने पहले ही और बार बार अभी तक के लेक्चर में बताया कि साम्राज्य बेहद विस्तृत और बहुत दूर तक फैला हुआ था। ईसा के जन्म से 630 के दशक तक अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व का देश, जिसे हम आज पश्चिम एशिया के खाड़ी देशों के नाम से जानते हैं, ये विशाल क्षेत्र दो बड़े सशक्त साम्राज्य में विभाजित था। एक तो महान रोमन साम्राज्य था और दूसरा था ईरान। इसका मतलब था कि ये दो शक्तियों में, ये पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा दो शक्तियों के कब्जे में था। एक बहुत बड़ा हिस्सा तो रोमन साम्राज्य के कब्जे में था, लेकिन एशिया का एक बहुत समृद्ध हिस्सा ईरान के कब्जे में था, जिसको हम ईरान के नाम से आज जानते हैं। तो इन दो महाशक्तियों के बीच जो एक बहुत बड़ा सशक्त साम्राज्य बटा हुआ था, उस साम्राज्य को चीन के लोग ताचिन के नाम से पुकारते थे। जी हाँ, याद रखिएगा, ये ताचिन के नाम से जाने जाते थे। और इस ताचिन क्षेत्र को, जिन दो महान शक्तियों के बारे में मैंने बताया, ये दोनों महान शक्तियां आपस में प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे से टकराते रहते थे और अनेक लड़ाइयों का इतिहास हमको इस काल में इन दोनों महाशक्तियों के बीच मिलता है। यूरोप और अफ्रीका, ये आप जब आपकी पुस्तक में पहले ही पाठ के शुरुआत में एक मैप दिया हुआ है, उस मैप के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यूरोप उत्तर की ओर और दक्षिण में अफ्रीका, बीच में भूमध्य सागर की सीमा इनको अलग करती है। भूमध्य सागर रोम का हृदय कहा जाता था, क्योंकि इस सागर के दोनों पार रोमन साम्राज्य का विस्तार था, यानी उत्तर तथा दक्षिण। तो उत्तर में आप देखेंगे यूरोप की सीमा राइन और डैन्यूब नदी, आप उसकी स्थिति देखें, आप मैप में डैन्यूब और राइन नदी को देखें, वहां तक रोमन साम्राज्य का विस्तार था। इसी प्रकार भूमध्य सागर के आप दक्षिण में देखेंगे तो आप सहारा मरुस्थल देखेंगे, उस सहारा मरुस्थल तक इस रोमन साम्राज्य का विस्तार था। साथ ही साथ
एशिया के भी एक हिस्से में रोमन साम्राज्य का विस्तार था। इसीलिए हम कहते हैं कि रोम का साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला था और उसी के आधार पर इस पाठ का नाम रखा गया है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने बताया कि ईरान एक दूसरी महाशक्ति के रूप में बड़े भूखंड पर काबिज था, जो कि कैस्पियन सागर के बगल में जो हमारा मध्य पूर्व का खाड़ी देश आज का है, वहाँ उसका विस्तार था। इन दोनों के बीच की प्रतिद्वंद्विता के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस प्रकार साम्राज्य का विस्तार काफी दूर तक था और इसको जब हम एक अत्यंत विस्तृत साम्राज्य की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक ऐसा समृद्ध राजनीतिक इतिहास भी था कि कैसे इस महान और विशाल साम्राज्य को किस प्रकार से सुदृढ़ और एक रखा गया होगा। तो आइए इन सारी बातों को हम आगे के इसमें समझते हैं और बात करते हैं हम साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में। साम्राज्य का आरंभिक काल, तो इस साम्राज्य के आरंभिक काल में हम ईरान से थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से इसका आकलन करने की कोशिश करते हैं। तो ईरान की तुलना में रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद विविधतापूर्ण था। रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों और संस्कृतियों का मिला जुला रूप था जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी उसमें एका था, बिखरे नहीं थे, एक दूसरे से दूर या टूटे नहीं थे, बल्कि साम्राज्य की एक ऐसी ताकत थी जिसके द्वारा संपूर्ण समुदाय एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। साम्राज्य में वैसे तो अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती थी, लेकिन प्रशासनिक भाषा वहां की लैटिन और यूनानी थी। रोमन साम्राज्य के लोग कहीं भी रहते हों, कोई भी भाषा बोलते रहे हों, लेकिन सब एक शासक यानी एक सम्राट की प्रजा के रूप में अपने आप को मानते थे। ये रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति थी। तो अब हम बात करेंगे इस साम्राज्य के आरंभिक काल के संदर्भ में उस महान सम्राट की जिसने इसकी शुरुआत की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले 509 से ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक इस महान साम्राज्य में गणतंत्र का शासन चलता था, अर्थात कई शताब्दियों तक गणतंत्र का शासन चला है। 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, दत्तक समझते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र, 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र जो ऑक्टेवियन, याद रखिएगा नाम, ऑक्टेवियन ने तख्ता पलट करके गणतंत्र का अंत कर दिया और रोम की सत्ता पर काबिज हो गया। इस महान सम्राट को हम ऑगस्टस के नाम से जानते हैं, सम्राट ऑगस्टस, याद रखिएगा। यानी ऑक्टेवियन ने ऑगस्टस के नाम से इस सत्ता पर शासन किया और उसने जब इस रोमन साम्राज्य की सत्ता को अपने हाथ में लिया यानी हस्तगत किया 27 ईसा पूर्व में, तो इसने जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट नाम से जाना जाता है। जी हां, प्रिंसिपेट नाम से जाना जाता है। राजा ऑगस्टस एक छत्र शासक था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को निरंकुश नहीं मानता था और इस निरंकुश न होने की भावना को दर्शाने के लिए वो उस समय साझे रूप से कार्य करने वाली जो संस्था थी सेनेट, उसके प्रति बड़ा सम्मान रखता था। तो अब हम जानेंगे राजा के साथ साथ सेनेट और तीसरी धुरी के बारे में, और वो है रोमन इतिहास के 3 खिलाड़ी। रोमन इतिहास के 3 खिलाड़ी यानी ऐसे 3 लोगों के साझा प्रयासों से
साझा कार्य प्रणाली से ये साम्राज्य महान बना और बेहद विस्तृत दूरियों तक फैला। उसमें से पहला राजा था जिसके बारे में मैंने बताया, और वो महान राजा जिसने सबसे पहले इस साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली, सम्राट ऑगस्टस। इसके बाद दूसरी बात आती है, राजा तो मैंने बता दिया, अब हम सेनेट की बात थोड़ा विस्तार से करते हैं। तो इस महान साम्राज्य की दूसरी धुरी राजा के बाद ये थी वो सेनेट। सेनेट, राजा और सेना, यही प्रमुख तीन खिलाड़ी थे इस राजनीतिक इतिहास के, साम्राज्य के, रोमन साम्राज्य के। तो सेनेट की बात कर लें। सेनेट क्या थी पहले हम ये जाने। सेनेट एक प्रकार की संस्था या निकाय थी जो उस समय से रोमन साम्राज्य पर काबिज थी, जब रोमन साम्राज्य एक रिपब्लिक था, यानी एक गणतंत्र था। तब से वो सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए हुए थी, यानी गणतंत्र की शासन व्यवस्था में असली सत्ता जो थी वो सेनेट में निहित थी, सेनेट के हाथ में थी। सेनेट वास्तव में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का एक ग्रुप था, एक संगठन था। इसमें उन धनवान परिवारों का बोलबाला था जो मजबूत स्थिति में हुआ करते थे। ये एक अभिजात वर्ग था। तो सेनेट नाम की संस्था का ये गणतंत्र का शासन 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला। और आपको मैंने पहले ही बता दिया, बाद में सम्राट अगस्टस ने जब इस गणतंत्र का अंत करके और शासन का बागडोर अपने हाथ में ले लिया, तब भी इस सेनेट संस्था का महत्व बना रहा। कैसे बना रहा? राजाओं ने इसके महत्व को बनाए रखा ताकि उन्हें उस अभिजात वर्ग का समर्थन मिलता रहे जो सेनेट के सदस्य हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे इस तीसरी शक्ति के बारे में जिसका नाम है सेना। सम्राट और सेनेट के बाद इस साम्राज्यिक शासन की जो अन्य महत्वपूर्ण कड़ी थी वो थी सेना। फारस के साम्राज्य में यानी ईरान के साम्राज्य में जबरदस्ती भर्ती करके सेना को बनाया जाता था, जबकि रोम में ऐसा नहीं था। रोम की सेना व्यावसायिक थी, यानी उसमें जिन सैनिकों को भर्ती किया जाता था उन्हें बाकायदा हर महीने वेतन दिया जाता था, सैलरी दी जाती थी, और 25 साल तक उनको इस सेना में सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना साम्राज्य की एक खास विशेषता होती है, और जब सेना को वेतन मिलता है तो वो साम्राज्य की शक्ति के लिए कार्य करते हैं। सेना रोमन साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण संगठित निकाय थी, और बताया जाता है कि 4वीं शताब्दी तक इसमें 6 लाख सैनिक थे, और उनके पास निश्चित रूप से सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की महान शक्ति हुआ करती थी। हालांकि कभी कभी सेना राजा के लिए और प्रशासन के लिए चुनौती भी बनती थी, क्योंकि वो अच्छे वेतन और सेवा शर्तों के लिए आंदोलन भी किया करते थे। कभी कभी जब वो सम्राट से निराश हो जाते थे तो यह आंदोलन कभी कभी उग्र हो जाता था। सेनेट जो थी वो सेना के इस व्यवहार से रुष्ट रहती थी, नाराज रहती थी, यहां तक कि उनसे घृणा करती थी। हालांकि वो उससे डरती थी, क्योंकि कहीं सेना तख्ता पलट करके सेनेट के लिए चुनौती न बन जाए। फिर भी कुल मिलाकर इन तीनों धुरियों ने
इस महान साम्राज्य को काफ़ी ऊंचाइयां प्रदान की। संक्षेप में हम कहें तो अभिजात वर्ग, राजा और सेना, यही इस रोमन साम्राज्य के इतिहास के 3 खिलाड़ी थे। और सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वो सेना पर कितना नियंत्रण कर पाते थे। अगर सेना ज़्यादा उग्र होती थी, उसका आंदोलन ज़्यादा बढ़ता था, तो कभी कभी वो विभाजित हो जाती थी। कुछ राजा के पक्ष में हो जाते थे, कुछ आंदोलन करते थे, जिससे एक गृह युद्ध हो जाता था। फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि इस रोमन साम्राज्य के विकसित होने, विस्तृत होने में इन तीनों संगठनों का अपना महत्वपूर्ण स्थान था। प्रथम 2 शताब्दियों तक का काल महत्वपूर्ण था, शांति भरा था, लेकिन आगे चल करके तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। वास्तव में अगस्टस का काल तो शांति के लिए याद किया जाता है और इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि सम्राट टिबेरियस जो अगस्टस का दत्तक पुत्र था, यानी वो भी गोद लिया हुआ पुत्र था, और गोद लिए हुए पुत्र को मान्यता सेनेट और सेना की तरफ से उस काल में रोमन साम्राज्य में मिलती थी। यहाँ कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। हालांकि राजा का पुत्र जो बड़ा होता था वही राजा बनता था, और अगर उसका कोई अपना पुत्र नहीं है तो गोद लेकर के दत्तक पुत्र को भी राजा बनाया जाता था। तो जो टिबेरियस की बात मैं कर रहा हूँ, टिबेरियस ने अगस्टस के उत्तराधिकारी के रूप में इस साम्राज्य की बागडोर आगे बढ़ाया। इस साम्राज्य में अनेक सम्राट हुए और बहुत सारे सम्राटों ने इस पर सफलतापूर्वक राज्य भी किया। हालांकि ज़्यादातर राजाओं ने इस राज्य को और ज़्यादा विस्तृत करने की कोशिश नहीं की, और वो इसलिए नहीं की क्योंकि ये साम्राज्य पहले से ही बहुत विशाल था। हालांकि यहाँ हम एक साम्राज्य की एक सम्राट की बात करना चाहेंगे जिसने इस स्वप्न को देखा था, और वो था सम्राट त्राजान। त्राजान ने यह प्रयास किया कि कुछ सैनिक विजय के द्वारा हम और आगे तक अपने राज्य का विस्तार कर सकें। उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा भी कर लिया था। हालांकि उसके बाद के जो उत्तराधिकारी आए उन्होंने उसे निरर्थक समझकर उस इलाके को छोड़ दिया। सम्राट त्राजान के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूँगा, और वो बात यह है कि सम्राट त्राजान भारत को भी जीतने का स्वप्न देखता था। सन 116 में त्राजान फरात नदी के रास्ते आगे बढ़कर टेसिफून तक चला गया और फारस की खाड़ी के सिरे तक पहुंच गया जब वो विजय के लिए निकला था। उस समय के एक इतिहासकार कैसियस डियो ने लिखा है, कैसियस डियो, उन्होंने लिखा है कि जब फारस की खाड़ी के सिरे तक त्राजान पहुंच गया तो वो वहां खड़ा होकर के भारत की तरफ जा रहे एक व्यापारिक यानी कि वाणिज्यिक जलपोत को देख रहा था, और ये सोच रहा था कि काश अगर वो सिकंदर जैसा जवान होता तो वो भारत पर चढ़ाई करके उसको विजित करता। ये उसका स्वप्न था। यद्यपि वृद्धावस्था के कारण ये सिर्फ स्वप्न ही बन करके रह गया। तो इस प्रकार इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आपने देख लिया है। आगे हम और भी तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगले इसी पाठ के अगले वीडियो में। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।